नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत धारा के प्रभावों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम विद्युत सेलों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं विद्युत सेल से। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के आधार पर किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को अनवरत बनाए रखती है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब विद्युत सेलों को अच्छे से समझने के लिए विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघटन, इन सब को समझ लेना अति अनिवार्य है। साथ ही साथ इन सब से संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उनको भी तैयार करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर विद्युत अपघट्ट से। देखिए, वे सुचालक द्रव जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा जो धनायनों एवं ऋणायनों में टूट जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड या क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट, ये सभी विद्युत अपघट्ट के उदाहरण हैं। इसके विपरीत क्या हो सकता है? इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि ऐसे द्रव जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उनको विद्युत अनपघट्ट कहा जाता है, या जिनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? चीनी का घोल, पेट्रोल, ईथर, ग्लिसरीन और क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। अब समझते हैं विद्युत अपघटन क्या होती है। राइट, तो जब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्ट अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं, या इसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इसी विद्युत अपघटन की अभिक्रिया से ही जो सेल हैं वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए मुख्य परीक्षा में यहां से 3 नंबर में विद्युत अपघट्ट, अनपघट्ट या इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रक्रिया है या इलेक्ट्रोलिसिस की जो है टिप्पणियां मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। राइट, तो हम जब भी अगर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम 3 नंबर में बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। राइट, तो वे सुचालक द्रव जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो धनायनों में या ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट, साथ ही वे द्रव जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात जो धनायनों में या ऋणायनों में विभक्त नहीं होते हैं, उनको विद्युत अनपघट्ट कहते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। साथ ही वह प्रक्रिया जिसमें जब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्ट अपने अवयवी आयनों में या तो धनायन में या ऋणायन में विभक्त हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जिस क्रिया के आधार पर ही जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही हम यहाँ पर कुछ और शब्दावलियों को समझेंगे, जैसे वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है? देखिए, वह बर्तन जिसमें विद्युत अपघट्ट को लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या विद्युत अपघटन की अभिक्रिया संपन्न होती है, उस बर्तन को क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर। तो वह बर्तन जिसमें विद्युत अपघट्ट को लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करे और रासायनिक अभिक्रिया हो, उस बर्तन को ही क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। और इस वोल्टामीटर में विद्युत अपघट्ट लेकर जो रासायनिक अभिक्रिया से धनायन या ऋणायन टूटेंगे, राइट, तो उनको आकर्षित करने के लिए, राइट, 2 प्लेटें, धातु की 2 प्लेटें या धातु की 2 छड़ों को डुबा देते हैं, और उन छड़ों को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। राइट, तो ये इलेक्ट्रोड की परिभाषा हो गई। राइट, ये वोल्टामीटर की परिभाषा हो गई। अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वोल्टामीटर में प्रयुक्त जो 2 छड़ें होती हैं या 2 प्लेटें होती हैं, उनको ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम
धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो इसकी भी यहाँ पर परिभाषा है। वो परिभाषा क्या है कि देखिए, जिस इलेक्ट्रोड पर धारा क्या करती है, प्रवेश करती है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर धारा प्रवेश करती है उसे हम एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड से धारा सेल से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर धारा प्रवेश करती है वो एनोड होगा, और जिस इलेक्ट्रोड से धारा बाहर निकलेगी वो कैथोड होगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि एनोड पर वे आयन एकत्रित होते हैं जिन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, और कैथोड पर वे आयन एकत्रित होते हैं जिन पर धनायन होता है। राइट, अब हम समझते हैं यहाँ पर विद्युत सेल को। तो यहाँ पर कई प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर जैसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है विद्युत सेल क्या है समझाइए, तो हमें विद्युत सेल, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि को कम से कम शब्दों में लिखना है। राइट, तो समझते हैं विद्युत सेल क्या होता है। देखिए, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक क्रिया के आधार पर किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह को अनवरत बनाए रखता है। उस युक्ति को ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। राइट, साथ ही जो सेल है, सेल में विद्युत अवघट्ट में 2 धातु की छड़ें या 2 प्लेटें डूबी हुई होती हैं जिसे सेल के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। राइट, और सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको अंग्रेजी में टर्मिनल कहा जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, या हिंदी में धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। साथ ही ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये सेल के अंदर एक घोल में, जैसे हमने अभी समझा था विद्युत अपघट्ट में, राइट, तो ये इलेक्ट्रोड एक घोल में डूबे हुए रहते हैं जिसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं, या सेल का इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आपको हम जो जितने भी सेल पढ़ेंगे उनमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा में जब भी आपकी कॉपी चेक होगी और आप सेल के ऊपर कोई भी प्रश्न लिखेंगे तो उसकी संरचना में ये मेंशन होना चाहिए कि इस सेल में जो धनात्मक छड़ है या जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है वो तांबे का बना है, तांबे का बर्तन का बना है, या फिर लोहे का बना है। साथ ही जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो जस्ते का बना है या पारालेपित जस्ते का बना है। तो ये सब चीजें मेंशन करनी है। राइट, तो सेल में 2 प्लेटें या 2 धातुओं की छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और वो जिनमें डूबे होते हैं उसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और इसी विद्युत अपघट्ट में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विद्युत अपघट्ट है वो धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है। फिर वो जो धनायन एवं ऋणायन है उनको सेल के इलेक्ट्रोड अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या जो धनायन एवं ऋणायन है वो इन इलेक्ट्रोडों पर प्रवेश करते हैं, और वहां पर जो है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ही इलेक्ट्रोडों पर आयनों का जो है प्रवेश होता रहता है, जिससे सेल जो है परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। तो इस प्रकार से सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता रहता है। साथ ही सेल में जब सेल को हम किसी भी परिपथ में जोड़ देते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर एक ले लिया सेल, राइट, इसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे एवर रेडी का सेल है। अब ये जब तक ये क्या है, किसी स्टोर पर रखा हुआ है, राइट, ये जो सेल है जब तक किसी क्या है, स्टोर पर रखा हुआ है, तो या हम ये कहें कि कोई भी सेल जो है अभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है या वो परिपथ में नहीं जुड़ा है। तो जब सेल किसी परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु जब हम किसी सेल को परिपथ से जोड़ देते हैं, अर्थात जब परिपथ पूर्ण हो जाता है, तो जब सेल को हम परिपथ से जोड़ देते हैं या परिपथ पूर्ण हो जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो कि क्या होता है, कैथोड, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड पर क्या होते हैं, आ जाते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं
जब आप उत्तर लिखेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब सेल को हम किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, जैसे इस टॉर्च, ये जो सेल है हमने इसको टॉर्च में डाल दिया, या फिर हमने सेल को परिपथ से जोड़ दिया, तो जैसे ही हम सेल को परिपथ से जोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर क्या करते हैं, गतिमान हो जाते हैं, राइट। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड की ओर होने लगता है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यदि कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है तो बताइए कि विद्युत धारा का प्रवाह किस में होगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो एनोड से किस ओर होती है, कैथोड की ओर होती है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर एक चीज और मैं आपको अभी बता देना चाहूंगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये दो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, राइट। जैसे ये हो जाएगा Cu और ये हो जाएगा Zn, राइट। हमने कह दिया कि ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी हम इसको किसी परिपथ से जोड़ते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, तो समझिए जब भी क्या होता है, परिपथ पूर्ण होता है। जैसे हमने ये परिपथ में यहाँ पर कोई भी लोड जोड़ दिया है, राइट। तो जब सेल को हम किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो किस ओर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये जो Zn है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इससे इस ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड से किस ओर होती है, कैथोड की ओर होती है। लेकिन ये कहाँ होती है, परिपथ के बाहर। अगर सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर दरअसल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा किस ओर होती है, इस ओर होती है। इसीलिए जो सेल है, सेल के अंदर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो किस ओर होगी, कैथोड से एनोड की ओर होगी। अर्थात अगर हम सेल के, जैसे ये अगर कहाँ की है, बाहर की है या बाह्य परिपथ की है, तो जो विद्युत धारा की दिशा है, राइट, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, कैथोड से एनोड की ओर होगी, राइट। तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर, राइट। और सेल में कहां से, अगर हम बाह्य परिपथ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं बाह्य परिपथ में। यही कारण है कि जो विद्युत धारा बाह्य परिपथ में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, परंतु अंदर जो है विद्युत धारा की दिशा अलग होती है, क्योंकि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किस ओर जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। अर्थात सेल के अंदर जो विद्युत धारा की दिशा है वो कैथोड से एनोड की ओर होगी, राइट। तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया। साथ ही साथ अब अगर जैसे ये जो परिपथ है, इस परिपथ को हम खोल देते हैं, राइट, या फिर इस परिपथ में हम तार का संबंध क्या कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे ही तार का संबंध विच्छेद होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस स्थिति में सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और सेल जो है वो उसी अवस्था में रहेगा। तो जब हम सेल को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह होने लगता है, इससे विद्युत धारा बहने लगती है, और जब हम परिपथ को तोड़ देते हैं या परिपथ विच्छेद कर देते हैं या परिपथ को खोल देते हैं तो उस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होती है, रुक जाती है, राइट। तो ये था, हमने यहाँ पर सेल के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया। साथ ही अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। देखिए ये भी पहली चीज तो ये है कि विद्युत वाहक बल जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है,
स्पष्ट कीजिए। या फिर कभी 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, या फिर साधारण वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो आपको जानकारी रहनी चाहिए, राइट। जितने भी हम सेल पढ़ेंगे उनके धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, उसका विद्युत वाहक बल क्या है, ये 4 चीजें आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। तो समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, खुले परिपथ में अर्थात जब सेल से विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं, राइट। तो खुले परिपथ में अर्थात जब सेल से विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं, तब सेल के टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे ही सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, राइट। तो खुले परिपथ में अर्थात जब सेल से विद्युत धारा नहीं ले रहे हों, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे ही सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो विद्युत वाहक बल है ये प्रत्येक सेल का लाक्षणिक गुण होता है या लक्षण होता है। अर्थात प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोड, राइट, प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोड जिस प्रकृति का होगा, राइट, और सेल में जो भी विद्युत अपघट्य होगा उसकी प्रकृति पर यहाँ पर ईएमएफ निर्भर करता है। तो ये 2 मेन चीजें हैं। जो ईएमएफ है वो एक तो सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की प्रकृति और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर जो है सेल का ईएमएफ निर्भर करता है। अर्थात यदि आप सेल के इलेक्ट्रोडों को बदल दें और साथ ही साथ यदि आप जो है विद्युत अपघट्य को भी बदल दें तो सेल का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर 2 और मोस्ट आईएमपी बातें वो ये है कि जब हम सेल से धारा लेते हैं तो सेल का ईएमएफ जो है वो परिपथ के विभवांतर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी तो आप सेल से विद्युत धारा ले सकते हैं, राइट। अर्थात जैसे ही आप सेल को टॉर्च से जोड़ेंगे तो टॉर्च का जो परिपथ है, परिपथ का विभवांतर कम होगा और सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, राइट। तो सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा तभी तो विद्युत धारा सेल से होकर उस परिपथ में क्या होगी, प्रवाहित होगी। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं जैसे सीसा संचायक सेल है, नीफे सेल है, राइट, उनको जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जब उनको आवेशित किया जाता है, राइट, तो जब सेलों को हम आवेशित करते हैं तो उस दौरान परिपथ का विभवांतर अधिक होना चाहिए और सेल का ईएमएफ कम होना चाहिए। तभी तो विद्युत धारा किस में प्रवेश करेगी, सेल में प्रवेश करेगी और रासायनिक अभिक्रिया के रूप में संचित हो जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं। जब सेल से धारा लेते हैं अर्थात निरावेशन के समय, राइट, निरावेशन के समय सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है और जब सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं या आवेशित करते हैं तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर से कम होता है। तो ये हमने यहाँ पर विभवांतर के बारे में 4 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। अगर ये आपने मुख्य परीक्षा में लिख दी तो आपके पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर विद्युत सेल के प्रकार। देखिए, जो विद्युत सेल है वो 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा प्राथमिक सेल और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक सेल। और यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है प्राथमिक सेल क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, या द्वितीयक सेल क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछा जा सकता है कि प्राथमिक सेल जो है, प्राथमिक सेल की तुलना में द्वितीयक सेल बेहतर होते हैं, क्यों, या द्वितीयक सेल की तुलना में प्राथमिक सेल बेहतर होते हैं, क्यों। इस तरीके के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो है, हम यहाँ पर विद्युत सेल में प्राथमिक सेल पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, फिर उसके गुणों को भी पढ़ेंगे। हो सकता है मुख्य परीक्षा में पूछ ले कि प्राथमिक सेल की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो हम यहाँ पर A to Z पढ़ेंगे। तो जो सेल होते हैं, राइट, सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा प्राथमिक सेल, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सेल, राइट। अब प्राथमिक सेल क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार पूर्ण तरीके से प्रयोग कर लिया जाए
तो फिर इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है या दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं या गैर रिचार्जेबल होते हैं। उन सेलों को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। तो सीधा कह सकते हैं कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया जाए या जो निरावेशित हो जाएं तो उनको फेंक दिया जाता है, अर्थात उनको आवेशित करना संभव नहीं होता है। उन सेलों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक सेलों को अगर हमको दोबारा चार्ज करना है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोड और साथ ही साथ विद्युत अपघट्ट भी बदलने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर हमने सेल के विद्युत अपघट्ट और जो है इलेक्ट्रोड बदल दिए तो फिर तो वो क्या बन जाएगा? दूसरा सेल बन जाएगा, राइट। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो निरावेशित हो जाने पर जिनको पुनः आवेशित या जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनमें जब हम विद्युत अपघट्ट और इलेक्ट्रोडों को बदलेंगे तभी जाकर ये क्या होते हैं? दोबारा हम इनको चार्ज कर सकते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्ट और इलेक्ट्रोड ना बदले तो इनको चार्ज करना संभव नहीं होता है, राइट। दूसरी चीज ये है कि ये केवल और केवल निरावेशित होते हैं, अर्थात इन सेलों से केवल और केवल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। साथ ही साथ इनमें जो विद्युत अपघट्ट होता है वो पेस्ट के रूप में होता है, लुगदी के रूप में होता है, इसीलिए इनको शुष्क सेल भी कहा जाता है, राइट। साथ ही ये वजन में हल्के होते हैं और कम लागत वाले होते हैं, राइट। तो प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनको एक बार पूर्ण तरीके से प्रयोग कर लिया जाए या जिन्हें निरावेशन के पश्चात प्रयोग करना संभव नहीं होता है। इनमें जो विद्युत अपघट्ट होता है वो पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए इनको शुष्क सेल कहते हैं। और ये संरचना में ऐसे होते हैं कि ये हल्के होते हैं तथा इनकी जो प्रारंभिक कीमत है वो भी कम होती है। ये प्राथमिक सेल के गुण पढ़े। प्राथमिक सेल जैसे क्या हो जाएगा? सरल जो है साधारण वोल्टेज सेल, उसका मॉडिफाइड वर्जन हो जाएगा लेक्लांसी सेल, उसका मॉडिफाइड वर्जन शुष्क सेल, और फिर क्या हो जाएगा? डेनियल सेल। तो ये चारों सेलों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्राथमिक सेल की विशेषताएं। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक सेल क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो जब हम उत्तर लिखेंगे तो पहले प्राथमिक सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम प्राथमिक सेल की ये जो विशेषताएं हैं इनको हम बहुत अच्छे से एग्जाम में मेंशन कर देंगे। तो पहली विशेषता क्या है, राइट? पहली विशेषता ये है कि प्राथमिक सेलों से बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है, इनको धारा दी नहीं जा सकती है। अर्थात ये सेल केवल और केवल निरावेशित हो सकते हैं, इनको आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये इनकी पहली विशेषता हो गई। दूसरा, जब ये सेल पूर्णतः विसर्जित हो जाते हैं या पूर्णतः निरावेशित हो जाते हैं, राइट, तो इन्हें पुनः चार्ज में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए हमको इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट जो है पुनः बदलने पड़ेंगे, अर्थात दूसरा ही सेल हमको बनाना पड़ेगा। तो ये एक बार अगर हमने इनको प्रयोग कर लिया, एक बार ये डिस्चार्ज हो गए तो इनको फेंकना ही पड़ता है, दोबारा हम इनको इस्तेमाल में नहीं ले सकते। इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। अर्थात ये केवल और केवल रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इनको हम आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सेलों में जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ये केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही द्वितीयक सेलों की तुलना में इनका प्रतिरोध भी, इनका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है? अधिक होता है। साथ ही हम इनसे प्रबल धारा भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इनसे हम कम वाट के जो विद्युत बल्ब हैं या कम वाट के उपकरणों को ही संचालित कर सकते हैं। तो इनसे प्रबल धारा नहीं ले सकते, इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ये केवल और केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और एक बार प्रयोग करने के पश्चात इनको दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। ये प्राथमिक सेल की क्या है? विशेषता है। उदाहरण आपको पता है, साधारण वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल, राइट, फिर
शुष्क सेल और डेनियल सेल। अब हम यहाँ पर समझते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं? देखिए, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के पश्चात भी दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थात अगर ये निरावेशित हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो इनको पुनः क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है, अर्थात ये रिचार्जेबल होते हैं। इनमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो लिक्विड के रूप में होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नम सेल कहते हैं। साथ ही साथ ये जो सेल हैं ये भारी होते हैं या इनका वजन भी अधिक होता है, साथ ही इनकी जो उच्च प्रारंभिक कीमत है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो द्वितीयक सेल वे सेल हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए, एक बार उपयोग में ले लिए जाए, तो इनको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं या इनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इनमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो लिक्विड होता है, द्रव होता है, साथ ही ये भारी होते हैं और इनकी कीमत भी क्या होती है? अधिक होती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? सीसा संचायक सेल, जिसको हम कार की बैटरी भी कहते हैं, और क्या हो जाएगा? क्षारीय सेल। अब द्वितीय सेल की हम यहाँ पर विशेषताएं पढ़ते हैं। तो पहली विशेषताएं आप गैस कर चुके होंगे। पहली विशेषता ये है कि इन सेलों से बाह्य परिपथ में धारा ली जा सकती है तथा धारा दी जा सकती है। अर्थात जब हम धारा लेते हैं, अर्थात जब हम इनसे धारा लेते हैं तो ये निरावेशित होते हैं, और इनको साथ ही साथ इनको हम धारा दे भी सकते हैं, अर्थात इनको रिचार्ज भी किया जा सकता है। अर्थात ये निरावेशित और आवेशित दोनों हो सकते हैं। दूसरा, जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं या पूर्णतः विसर्जित हो जाते हैं तो इनको पुनः बाह्य विद्युत स्रोत से जो है धारा भेजकर क्या किया जाता है? आवेशित किया जा सकता है। इसके नोट्स आपके पास में होंगे तो आप इनको कंपेयर पढ़ना। यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे हैं जस्ट उसका जो दूसरा कोण है वो द्वितीयक सेलों में लिखा है। अर्थात अगर मुख्य परीक्षा में कभी भी अंतर भी आपसे पूछा जाए तो आप अंतर भी बड़े आसानी से बता सकते हैं कि एक बार पूर्णतः विसर्जित हो जाए तो हम इनको जो है पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? ये विसर्जित हो जाए तो इनको पुनः बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर इनको क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इसी वजह से इनमें अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। अर्थात इन सेलों में न केवल जो रासायनिक ऊर्जा वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसके साथ ही कुल मिलाकर अगर हम देखें, जब ये सेल निरावेशित होते हैं या जब इन सेलों को हम प्रयोग करते हैं तो इनसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और जब हम इन सेलों को चार्ज करते हैं, राइट, चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो इनमें विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? बदल जाती है। अर्थात इनमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। प्राथमिक सेलों की तुलना में इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। अर्थात इनकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है, साथ ही इनसे प्रबल धारा ली जा सकती है। अर्थात इनसे अधिक प्राथमिक सेलों की तुलना में उच्च विद्युत सामर्थ्य वाले उपकरण जैसे बैटरी है उनका प्रयोग किया जा सकता है। राइट, इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? सीसा संचायक सेल और जो है क्षारीय सेल या जिसको हम नीफे सेल कहते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर विद्युत सेल के प्रकार। राइट, तो विद्युत सेल हमने देखा है कि विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जिसमें प्राथमिक सेलों के प्रकार हो जाएंगे साधारण वोल्टियक सेल, फिर लेक्लांसी सेल, फिर हो जाएगा शुष्क सेल और फिर हो जाएगा डेनियल सेल हो जाएगा। वहीं जो द्वितीयक सेल हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हो जाएगा सीसा संचायक सेल और क्या हो जाएगा? नीफे सेल हो जाएगा। अब हम हर एक सेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और 11 नंबर में तैयार करेंगे, ताकि अगर जैसे मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए कि साधारण वोल्टीय सेल की कार्यविधि को संरचना सहित समझाइए। राइट, तो इस विधि में जैसे हमने प्रकाश को पढ़ा था, मैं आपको विद डायग्राम पूरा का पूरा क्रिया विधि A to Z पढ़ाऊंगा, ताकि आप जब मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखें तो आपका नंबर कहीं से ना कटे। तो हम पहला सेल पढ़ते हैं प्राथमिक सेल, और प्राथमिक सेलों में क्या हो जाएगा? साधारण वोल्टीय सेल हो जाएगा, जिसको सिंपल वोल्टियक सेल भी कहते हैं।
जो साधारण वोल्टियक सेल है ये एक प्राथमिक सेल है और इसका आविष्कार सबसे पहले जो है वैज्ञानिक किसने किया था? गैल्वेनी ने किया था सन 1791 में। साधारण वोल्टियक सेल का आविष्कार गैल्वेनी ने सन 1791 में किया था। फिर सन 1800 में बोल्टा ने इसमें कुछ संशोधन किया और उस संशोधन के पश्चात ही इसको प्रयोग में लेना संभव हो सका। इसीलिए इस सेल को क्या कहते हैं? वोल्टियक सेल कहते हैं। तो ध्यान रहे, वोल्टियक सेल की जो आविष्कार था वो गैल्वेनी ने किया था, बोल्टा ने इसमें संशोधन किया, इसलिए इसको वोल्टियक सेल भी कहते हैं। अब इस सेल की हम यहाँ पर संरचना को देखते हैं। तो इसकी संरचना को मैं आपको डायग्राम बनाते बनाते एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो जो वोल्टियक सेल की संरचना है, वोल्टियक सेल में सबसे पहले एक कांच का जो है वो बर्तन लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांच का बर्तन। राइट। तो वोल्टियक सेल की संरचना में सबसे पहले कांच का एक बर्तन होता है जिसमें H2SO4 भरा होता है। फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। राइट। एक जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है? तांबे का, Cu, और दूसरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा किसका? यहाँ पर जस्ते का, Zn का। राइट। तो ये वहां पर हो जाएगा तांबे का इलेक्ट्रोड और ये यहाँ पर किसका हो जाएगा? जस्ते का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और इसके बीच में क्या भरा रहता है? H2SO4 भरा रहता है, H2SO4। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। राइट। कि जो साधारण वोल्टियक सेल है उसमें इलेक्ट्रोड में क्या क्या होते हैं? एक तो तांबे की छड़ होती है। राइट। फिर जस्ते की छड़ होती है, इस तरीके से। तो ये जो छड़ है ये कैसी होती है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, और ये याद रखना ही। तो इसकी संरचना में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, साधारण वोल्टियक सेल की संरचना में कांच का एक बर्तन होता है जिसमें तनु H2SO4 लेते हैं। फिर इसमें दो छड़ें होती हैं। राइट। एक क्या हो जाएगी? जस्ते की छड़ हो जाएगी। राइट। और यहाँ पर जो जस्ते की छड़ है, राइट, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम संकेत से भी दे सकते हैं। ये हो जाएगी यहाँ पर जस्ते की छड़। और जस्ते की जो छड़ होती है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है, अर्थात नेगेटिव टर्मिनल का कार्य करती है। साथ ही जो यहाँ पर तांबे की छड़ होती है, ये तांबे की जो छड़ है ये किसका कार्य करती है? ये एनोड का कार्य करती है। राइट। या पॉजिटिव टर्मिनल का कार्य करती है। और इसके बीच में जो H2SO4 होता है वो क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 लेते हैं। राइट। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांच का बर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सेल की क्या होती है? संरचना होती है। अब हम इसकी कार्य विधि या फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए, दरअसल रासायनिक अभिक्रिया मुख्य परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊं। तो एक बार हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी देख लेते हैं ताकि आपको सेल की पूरी क्रिया विधि समझ में आ जाए। तो इस सेल की जो है रासायनिक क्रिया विधि, राइट, वो समझते हैं हम यहाँ पर। तो रासायनिक क्रिया विधि में क्या होता है? देखिए, जो विद्युत अपघट्य होता है H2SO4, राइट, रासायनिक क्रिया विधि में जो H2SO4 होता है ये क्या होगा? तो विद्युत अपघट्य आयनों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये हाइड्रोजन प्लस आयन में तथा SO4 माइनस आयन में क्या होता है? टूट जाता है। तो जो विद्युत अपघट्य है H2SO4 ये हाइड्रोजन प्लस आयन और SO4 नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब यहाँ पर दो क्रिया होंगी। एक तो क्या होगी? तांबे की छड़ पर। तो तांबे की छड़ पर क्या क्रिया होगी वो समझते हैं। देखिए,
तांबे की छड़ पर जो क्रिया होगी उसमें सबसे पहला क्या होगा, देखिए जैसे ये H2SO4 टूटेगा तो इसमें हाइड्रोजन प्लस जो आयन है ये तांबे की छड़ से जाकर, राइट, ये तांबे की छड़ से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सीधी सी बात है, जो आयन है वो उदासीन होते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है ये उदासीन होने के लिए तांबे की छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। फिर इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तांबे की छड़ पर जो H प्लस आयन है वो तांबे की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर तांबे की छड़ पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ते की छड़। अब चूंकि यहाँ पर तांबे की छड़ से क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए तांबे की छड़ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कौन सा एनोड होगा, पॉजिटिव एनोड होगा। इसलिए तांबे की जो छड़ है वो पॉजिटिव या धनात्मक एनोड की तरह कार्य करती है। अब हम बात करते हैं जस्ते की छड़ का। तो जस्ते की छड़ पर क्या होता है, जो SO4 है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो SO4 है वो कहाँ पर बनता है, जस्ते की छड़ पर बनता है। और ये जस्ते की छड़ को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो जस्ते की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो है जस्ते की छड़ ऋणात्मक टर्मिनल का और तांबे की छड़ किसका, धनात्मक टर्मिनल का कार्य करती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो तांबे की छड़ है इसकी ओर हाइड्रोजन आयन जाएगा और इसकी ओर क्या होगा, SO4 जो नेगेटिव है, SO4 ये जस्ते की छड़ की ओर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन तांबे की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वहीं जो SO4 आयन है वो जस्ते की छड़ को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से ये जो है ऋणात्मक टर्मिनल की ओर कार्य करता है। अब जब इसको हम परिपथ में लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो किस ओर होता है, यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर होता है। अर्थात जो धारा की दिशा है, राइट, विद्युत धारा की दिशा है वो एनोड से किस ओर होती है, कैथोड की ओर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल के बाहर एनोड से कैथोड की ओर होगी और सेल के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर होता है। इसीलिए इसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस ओर होगी, जस्ते की छड़ से तांबे की ओर। अर्थात सेल के अंदर धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होगी और सेल के बाहर एनोड से किस ओर होगी, कैथोड की ओर होगी, राइट। इसका अगर हम EMF की बात करें, विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। साथ ही इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका चित्र ये रहा। अगर आप ये चित्र बना देंगे और ये रही रासायनिक अभिक्रिया जो कि हर सेल में संपन्न होती है, तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया भी समझाती है, राइट। अब इस सेल की जो प्रयोग है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। साथ ही ये सेल सबसे पहला सेल था जिसका निर्माण किया गया था या आविष्कार किया गया था। इसकी वजह से इसमें दोष भी हैं और उन दोषों को अगले सेलों में दूर किया गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही लॉजिक है। एक चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो साधारण वोल्टेइक सेल है उसमें 2 मुख्य रूप से दोष पाए जाते हैं। एक होती है स्थानीय क्रिया और दूसरी हो जाएगी ध्रुवण। तो स्थानीय क्रिया और ध्रुवण क्या होती है यहाँ पर समझिए। देखिए, जो साधारण वोल्टेइक सेल होता है उसमें जस्ते की छड़ पर कई अशुद्धियां होती हैं। अर्थात जस्ते की छड़ में लोहा, सीसा, कार्बन आदि की अशुद्धियां भी क्या होती हैं, उपस्थित रहती हैं। तो जस्ते की छड़ पर ये जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसी वजह से जैसे जैसे जस्ता विद्युत अपघट्य में घुलता है तो
विद्युत अपघट्य में घुलता है तो इस जस्ते के ऊपर ये जो अशुद्धियां हैं ये धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या कर देती हैं, बना लेती हैं। इस वजह से सेल के अंदर ही ये जो अशुद्धियां हैं वो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, राइट। जस्ते की छड़ और उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, राइट, सेल का विद्युत अपघट्य, जस्ते की छड़ नेगेटिव टर्मिनल और जो धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशुद्धियां, ये सब के बीच में एक सेल बन जाता है। इस वजह से जब हम इस सेल से कोई भी धारा नहीं लेते हैं तब भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, चलती रहती है और इसकी वजह से सेल जल्दी क्या होता है, निरावेशित हो जाता है और जस्ता क्या होता है, व्यर्थ में घुल जाता है। तो कुल मिलाकर जस्ते की छड़ पर जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगती हैं, जिसके अंदर ही सेल के अंदर ही जस्ते की छड़, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, जो अशुद्धियां और विद्युत अपघट्य, इनमें रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है और जस्ता व्यर्थ में ही क्या होता है, घुलता रहता है। इसे कहते हैं स्थानीय क्रिया। इससे खतरनाक है ध्रुवण की क्रिया। ध्रुवण की क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो साधारण वोल्टेज सेल होता है उसमें जो हाइड्रोजन प्लस आयन है ये तांबे की छड़ पर जाता है और तांबे की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाता है तथा तांबे की छड़ पर ही जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, मुक्त होती है, राइट। परंतु कई बार ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ये सेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इस वजह से ये जो तांबे की छड़ है उसके ऊपर ये हाइड्रोजन गैस है उसकी एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है। और हमें पता है कि जो गैसें हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, राइट। इस वजह से जब और विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो और जो हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं वो जो तांबे की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन ना लेकर उदासीन ही नहीं हो पाते हैं और वो भी क्या होते हैं, गैस की परत के साथ चिपकते चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि तांबे की छड़ पर हाइड्रोजन की एक मोटी परत क्या होती है, जमा हो जाती है और इससे सेल की जो प्लेटें हैं उनके बीच में विभवांतर क्या होता है, कम हो जाता है और कई बार ये इतना कम हो जाता है कि इस सेल से जो धारा है वो पूर्णतः क्या होती है, रुक जाती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। स्थानीय क्रिया का मतलब यह है कि जस्ते की छड़ घुलती है अशुद्धियों की वजह से और ध्रुवण की अर्थात क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन की गैस है वो तांबे पर क्या बना लेती है, यहाँ पर परत बना लेती है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर या ईएमएफ कम हो जाएगा और ईएमएफ कम हो जाएगा तो सेल से जो धारा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये साधारण वोल्टेज सेल की दो सबसे बड़ी क्या थी, कमियां थी। अब इन कमियों को दूर किया गया था लेक्लांसी सेल में। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लेक्लांसी सेल को, साधारण वोल्टेज सेल कंप्लीट। अब चलते हैं हम लेक्लांसी सेल को। तो देखिए लेक्लांसी सेल की जो संरचना है उसको भी हम यहाँ पर चित्र की भांति जो है समझते चलेंगे। तो लेक्लांसी सेल में क्या होता है, लेक्लांसी सेल में यहाँ पर इस तरीके की एक क्या होती है, संरचना होती है, राइट। तो यहाँ पर जो लेक्लांसी सेल है इसमें लेक्लांसी सेल में सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो पेस्ट होता है वो क्या होता है, NH4Cl, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, नौसादार की लुगदी, राइट। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जस्ते की छड़, राइट। तो यहां पर जो जस्ते की छड़ है, अब यहां पर क्या करते हैं कि पहले हमने देखा था साधारण वोल्टेज सेल में जो जस्ता था वो घुल रहा था। इस दोष को दूर करने के लिए पारालेपित हम क्या लेते हैं, जस्ते की छड़ लेते हैं, राइट। तो जो वोल्टेज सेल होता है, वोल्टेज सेल में क्या किया जाता है, वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया का दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ लेते हैं और वो भी कैसी, पारा चढ़ी हुई।
राइट। तो यहां पर इसमें जस्तिक पारा लेपित जो है जस्तिक की छड़ होती है, राइट। और इसके साथ ही इस कांच के जो बर्तन है, राइट, इस कांच के बर्तन में यहां पर एक लिया जाता है सरंध्र पात्र, राइट। यहां पर जो जस्ते की छड़ है, एक सेकंड, ये जो जस्ते की छड़ है ये तो किसका कार्य करती है, जो है नेगेटिव टर्मिनल का कार्य करती है। साथ ही साथ इसमें एक सरंध्र पात्र होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर सरंध्र पात्र हो जाएगा। और इस सरंध्र पात्र में फिर यहाँ पर क्या रखी जाती है, कार्बन की छड़ रखी जाती है। तो ये जस्ते की छड़ हो जाएगी और ये किसकी छड़ हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन की छड़ हो जाएगी। ये यहां पर हो जाएगी कार्बन की छड़। ये क्या हो जाएगा, यहां पर सरंध्र पात्र हो जाएगा, राइट। ये जो है ये सरंध्र पात्र है। और इस सेल में जो विद्युत अपघट्ट है उसके रूप में नौसादार की क्या लेते हैं, लुगदी लेते हैं। अर्थात इसमें NH4Cl, जिसको हम क्या कहते हैं, नौसादार की लुगदी, नौसादार पेस्ट के रूप में लेते हैं, सॉरी नौसादार NH4Cl जो है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर क्या भर दिया जाता है, कार्बन चूर्ण भर दिया जाता है। इसके साथ ही इस सेल में जो सरंध्र पात्र होता है इसके बीच में क्या भर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यहां पर जो है भर दिया जाता है, MnO2 डाइऑक्साइड, राइट। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है इसमें भर दिया जाता है और ऊपर से यहां पर इसको लाख से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसको लाख से जो है बंद कर देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल किसकी, पारालेपित जस्ते की छड़। ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगी, कार्बन की छड़। और इस सेल में यहां पर जो है NH4Cl का जो है घोल क्या होता है, भरा रहता है। तो इस तरीके से ये इस पूरी की पूरी सेल की जो है संरचना कंप्लीट हो जाती है, जो कि यहां पर लिखी है। तो लेक्लांसी सेल में कांच की एक चौड़े मुंह की क्या होती है, बोतल होती है। और इस बोतल में ही क्या होता है, NH4Cl का घोल भरा हुआ रहता है। फिर एक पारा लेपित क्या होती है, जस्ते की छड़ होती है। और पारा का लेपन इसलिए किया जाता है ताकि इससे जो स्थानीय क्रिया है वो ना हो पाए या जस्ता जो है NH4Cl में ना घुले। साथ ही इस बर्तन में फिर एक सरंध्र क्या लिया जाता है, पात्र लिया जाता है। और उस सरंध्र पात्र में ये जो है यहाँ पर कार्बन की जो है छड़, ये कार्बन की छड़ जो है इसके अंदर डाली जाती है। और उस कार्बन की छड़ के चारों ओर कार्बन चूर्ण भर देते हैं, जो कि कार्बन की छड़ की चालकता को बढ़ाता है। फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को यहाँ पर भर देते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है ये दरअसल इस सेल में जो ध्रुवण की क्रिया थी उसको रोकता है। इसीलिए बी ध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन की छड़ है वो धनात्मक एनोड और जो यहाँ पर जस्ते की छड़ है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। और वही इसमें पूरी की पूरी क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है, जिसको मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर संरचना ये हो गया इसका डायग्राम। अब अगर हम इसकी बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, तो इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और इसका प्रयोग विद्युत घंटी में और टेलीफोन में करते हैं। साधारण वोल्टियक सेल का प्रयोगशाला में, इसका टेलीफोन में एवं विद्युत घंटी में इसका उपयोग किया जाता है, राइट। अब हम इसके भी दोष समझते हैं। दरअसल ये जो लेक्लांसी सेल है ये साधारण वोल्टीय सेल का ही क्या है, विकसित रूप है। परंतु इसमें भी थोड़ी बहुत क्या है, कमियां हैं, जिनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसकी कमियां या दोष क्या है, देखिए इस सेल में
इस सेल से अधिक देर तक जो है हम धारा नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है कि इसमें ध्रुवण की प्रक्रिया को रोकने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तो लिया है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये कैसा होता है, ठोस होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो जितनी स्पीड से हाइड्रोजन गैस पानी में नहीं बदलता है, राइट, सॉरी, यहाँ पर जो मैग्नीज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उतनी शीघ्रता से पानी में नहीं बदलता है। तो कुल मिलाकर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जिसका काम था जो तांबे की छड़ है, राइट, उस पर जो परत जम जाती थी, तो यहाँ पर जो है धनात्मक जो है कार्बन की छड़ हो जाएगी। तो कार्बन की छड़ पर एक तरीके से हाइड्रोजन की परत ना जमे, इसके लिए इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड बदलते हैं, परंतु ये ठोस अवस्था में होता है और ये हाइड्रोजन को उतनी गति से जो है जल में नहीं बदल पाता है। इस वजह से इससे धारा जो है वो रुक रुक कर ली जाती है। ये इस सेल का क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो साधारण वोल्टिएक सेल में जितनी भी कमियां थी उनको दूर किया गया, किसमें, लेकलांसी सेल में। अब लेकलांसी सेल की जो कमियां थी उनको दूर किया गया शुष्क सेल में। तो शुष्क सेल को और समझते हैं। जो शुष्क सेल है वो लेकलांसी सेल का ही क्या है, संवर्धित रूप है या संशोधित रूप है या मॉडिफाइड रूप है। तो जो लेकलांसी सेल है वो शुष्क सेल है, जो लेकलांसी सेल का ही क्या है, संवर्धित या संशोधित रूप है, और इसका बड़े पैमाने पर टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस सेल को क्या कहते हैं, टॉर्च सेल भी कहते हैं। अब इसकी संरचना को हम डायग्राम बनाते बनाते यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने देखा था कि अभी तक हम जो थे, अभी तक हमने जो दो सेल पढ़े हैं, उन दोनों सेलों में क्या था कि एक छड़ को हमने इलेक्ट्रोड माना था और दूसरी छड़ को हमने क्या माना था, कैथोड माना था। इस सेल में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड और जो कैथोड है उसमें से एक ही छड़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन की छड़, और बाकी का जो कैथोड है, कैथोड के रूप में यहाँ पर क्या लिया जाता है, जस्ते का एक पात्र लिया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जस्ते का पात्र, जस्ते का पात्र, पारालेपित। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, तो जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में पारालेपित क्या होता है, जस्ते का बर्तन होता है, राइट। और ये जो पारालेपित जस्ते का बर्तन होता है ये किसके रूप में, कैथोड के रूप में कार्य करता है, अर्थात ऋणात्मक टर्मिनल के बारे में या ऋणात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। फिर इसमें जो विद्युत अपघट्ट होता है, विद्युत अपघट्ट में यहाँ पर नौसाधार की लुगदी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नौसाधार की लुगदी का प्रयोग करते हैं। और ये जो होती है यहाँ पर क्या होती है, ये कार्बन की छड़ होती है, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार्बन की छड़ हो जाएगी। और इस कार्बन की छड़ के ऊपर एक यहाँ पर इस तरीके से पीतल की क्या होती है, टिप होती है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर पीतल की टिप। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन की छड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कार्बन की छड़। अब इसमें जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें नौसाधार की जो है लुगदी भरी जाती है, NH4Cl। यह क्या हो जाएगा, नौसाधार की क्या हो जाएगी, लुगदी हो जाएगी। तो इसमें दोनों तरफ जो है एक तरीके से नौसाधार की लुगदी होती है। ध्यान रखें, अभी तक जो जितने भी हमने दो सेल पढ़े थे, इसमें साधारण वोल्टिएक सेल में यहाँ पर H2SO4 को लिक्विड अवस्था में लिया जाता है। साथ ही जो लेकलांसी सेल है इसमें भी NH4 सेल को लिया जाता है, लेकिन किसमें, NH4Cl का घोल लिया जाता है। इसमें जो शुष्क सेल है इसमें क्या ली जाती है, NH4Cl की लुगदी ली जाती है, या जिसको हम क्या कहते हैं, नौसाधार की लुगदी, राइट। तो इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में नौसाधार की लुगदी
या क्या लिया जाता, पेस्ट लिया जाता है। तो NH4Cl की लुगदी या नौसादार की लुगदी लेते। फिर इसमें यहां पर जो कार्बन की छड़ है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, मलमल के जो हैं कपड़े। यहां पर ये जो पूरा का पूरा है, इसको मलमल के जो कपड़े हैं उससे क्या कर दिया जाता है, मलमल के कपड़ों के बीच में ही ये जो होती है कार्बन की छड़ क्या होती है, रखी हुई होती है। साथ ही साथ यहां पर जो कार्बन की छड़ है, इसके चारों ओर एक तरीके से मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैं इसको अलग रंग से बताऊंगा यहां पर। भाई देखो, ध्रुवण रोकने के लिए क्या लगाते हैं हम यहां पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन चूर्ण के साथ साथ यहां पर कई और अन्य भी जो हैं वो, ये देखिए, तो ये जो है इसमें यहां पर जो रहता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहां पर एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2, राइट। इसमें भी द्विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये जो नीला नीला भाग है, अर्थात कार्बन की जो छड़ है, कार्बन की छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और उसके साथ ही क्या भर दिया जाता है, कार्बन का चूर्ण भी भर दिया जाता है, कार्बन का चूर्ण भर दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा भी इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में ग्लिसरीन, राइट। तो कार्बन छड़ एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को कुछ ग्लिसरीन, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाकर भर देते हैं, राइट। और इसमें जो कार्बन की छड़ होती है, ये किस रूप में कार्य करती है, पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करती है, और जो जस्ते का पात्र होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। और अंततः इसको यहां पर कागज के कपड़े से क्या कर दिया जाता है, इस पे एक परत लगा दी जाती है, राइट। और फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एवर रेडी का पेस्ट लगा देंगे, राइट। तो ये बिल्कुल वही वाल्व है जो आपने देखा होगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संरचना हो जाएगी। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर ऊपर की ओर इसमें एक क्या कर देते हैं, छिद्र भी छोड़ देते हैं, राइट। वो छिद्र इसलिए छोड़ते हैं ताकि इससे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाए, बाहर आ जाए, और ऊपर इसको लाख से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, फिर रैप करके आपको बाजार में बेच देंगे। एवर रेडी का सेल आपने देखा होगा, या आज भी घड़ियों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी पूरी की पूरी संरचना हो जाएगी। शुष्क सेल में सबसे पहले लेते हैं जस्ते का खोल, और यही जस्ते का खोल किसके रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में कार्य करता है। इस जस्ते के खोल के अंदर भरा जाता है NH4Cl की लुगदी या पेस्ट, और फिर इसके बीच में जो मखमल का कपड़ा होता है, जैसे ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, मखमल का कपड़ा हो जाएगा। तो मखमल का जो कपड़ा है, मखमल के कपड़े के बीच में ही क्या होती है, जो है कार्बन की छड़ होती है, और ये जो कार्बन की छड़ होती है ये धनात्मक टर्मिनल का क्या करती है, कार्य करती है। और इस कार्बन की छड़ और इस कार्बन की छड़ के अगल बगल में क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भर देते हैं, जो कि विद्युर्भक का कार्य करता है, कार्बन चूर्ण जो कि चालकता को बढ़ाता है। इसके साथ ही इसमें ग्लिसरीन, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या कर देते हैं, भर देते हैं। साथ ही साथ इसमें ऊपर की ओर छिद्र छोड़ देते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ ही साथ इसको ऊपर से लाख से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा शुष्क सेल, या हम इसको आम भाषा में एवर रेडी सेल, जिसको आपने देखा होगा। तो ये हो जाएगा शुष्क सेल। इसका EMF होता है 1.5, और जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें जो पेस्ट होता है, भाई जो लुगदी होती है, नौसादार की लुगदी होती है, और इसको हमने आसानी से पैक भी कर दिया। इस वजह से इसका आकार भी छोटा होता है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग टॉर्च में, फ्लैश लाइट में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, विद्युत घंटी में, विद्युत खिलौनों में या कैलकुलेटर इत्यादि में इस सेल का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग था वो टॉर्च में किया गया है, राइट। इसीलिए इसको टॉर्च सेल भी कहते हैं। तो वर्तमान समय में टॉर्च का जमाना तो गया, परंतु अभी भी खिलौनों में, कैलकुलेटर में, विद्युत घंटी में अभी भी
जो है इस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 3 सेलों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।